आज की जो क्लास होने वाली है वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बोर्ड एग्ज़ाम के मुझे कुछ पेपर मिले हुए हैं। बच्चों का कहना है कि इसको आप सॉल्व करा दें, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करा दूँ। ये पेपर है आपका साइंस का, एमपी बोर्ड क्लास 9 के एग्ज़ाम का है और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और हम उनको करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पर समझने से पहले हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पढ़ाई को एक दिन में चाहते हैं कि बहुत सारी पढ़ाई हम कर पाएँ, जो कि संभव नहीं है। कई गार्जियन का कहना है कि वो 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में पूरी हो जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। पर अगर कोशिश करते हैं बच्चे और गार्जियन, तो ज़रूर उस पढ़ाई को पूरा किया जा सकता है। एक मॉडल पेपर है और जिसमें पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं इनको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करने में आपको बताता हूँ कि इसके सही आंसर क्या होंगे। जीवन का भाग यही है कि आप शिक्षा से जुड़े रहिए और शिक्षा ग्रहण करते रहिए। कहीं से भी शिक्षा हो आपको मिल सकती है, और शिक्षा का महत्व जीवन के हर एक भाग और हर एक पड़ाव पर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, एटॉमिक मास, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर जो आपका होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जो आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर होता है, कहने का मतलब वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर जो आपका होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है इस एग्जाम में और पूछा गया है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, ठीक है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो मिलके बनते हैं बनते हैं मास नंबर, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द मेजर पोस्टुलेट ऑफ बोयर मॉडल एटम। और अगला क्वेश्चन पूछा है, राइट टू ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक पूछा है रदरफोर्ड मॉडल का, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक आपके इस पेपर में पूछा गया है। कहने का मतलब रदरफोर्ड मॉडल क्यों सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना, एटम के बारे में। क्योंकि रदरफोर्ड ने जो बातें बताई, बताया कि न्यूक्लियस के सेंटर में जो, ठीक है ना, एटम के बारे में उन्होंने बताया, न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो दो आपको जो इसमें ड्रॉबैक बताना है, इसमें क्या है आपको लिख सकते हैं आप, रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड, लिख देता हूं, रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल। और अगर नंबर 2 इसकी कमियां देखा जाए, ठीक है ना, तो एटम के सेल को इसने, एटम सेल, एटम मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम ईपीएन कहते हैं,
इनका सेल डिवीजन भी रदरफोर्ड मॉडल से नहीं हो पाया। क्यों? कौन सी सेल में होंगे? तो ये दो कमियां रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द मेजर पॉस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल के मुख्य सिद्धांत लिखिए। तो बोहर मॉडल के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास पेपर है और इसमें पूछा गया है, राइट द मेजर पॉस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। ये तो रदरफोर्ड मॉडल था, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल नंबर वन इसका हो जाएगा, एटम हैज न्यूक्लियस इन सेंटर। एटम हैज न्यूक्लियस इन सेंटर। नंबर दो हो जाएगा, आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन revolves spin around the nucleus, around the nucleus। नंबर थर्ड हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पीएन यहां लिखा रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन समझिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये तो 3 पॉइंट आपका हो गया बोहर मॉडल का, ठीक है ना। और एक आपको मैंने पहले बताया था, देयर ऑर्बिट सेल आर represented by KLMN, ठीक है। वेयर, इसको आप ऐसे करके बना सकते हैं, स्टार करके इंपॉर्टेंट में, वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, ठीक, न्यूक्लियस KLM और M इस फॉर्म में ये होते हैं। तो ये बोहर मॉडल के प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव टू एग्जांपल। व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव टू एग्जांपल। आइसोटोप और आइसोभार बार आपको मैंने दो चीजें बताई थी, तो ये भी बहुत इजी है। व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव टू एग्जांपल। तो व्हाट आर आइसोटोप्स मींस आइसोटोप क्या होते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव टू एग्जांपल। ठीक है ना। तो आइसोटोप हैव एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंस। तो जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स हैज एटॉमिक नंबर सेम या इक्वल एंड एटॉमिक मास डिफरेंस। कहने का मतलब जो आइसोटोप होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंस होते हैं। कह रहा है गिव टू एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, जिसको हम कहते हैं प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटीरियम। ठीक है। इसके अलावा आपका होता है कैल्शियम का,
17 CA आई थिंक 38 और 40 होता है। इसके एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है और एटॉमिक मास आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डिफरेंस है एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गिव टू एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मॉडल पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक तरफ आप लिख लो डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिख लो डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसका मतलब आप हमारी बातों से ही समझ जाइएगा। डिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मैक्सिमम, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसमें हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी भी यूनिट होती है मीटर, सेम यूनिट होती है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, v इनटू टी। इसके लिए जो ग्राफ हम यूज करते हैं वो v t ग्राफ, v और t यूनिफॉर्म बना हुआ है। इसके लिए हम यूज करते हैं स्पीड टाइम, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये पॉइंट हो गया। CaCO3 का अणुभार ज्ञात कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, अणुभार बताइए। तो CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, ठीक। तो CaCO3 आपको सबसे पहले इसमें डिवाइड करना है, इसमें है कितनी चीजें। Ca मतलब कैल्शियम, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3, Ca1 कैल्शियम कार्बन 1, ठीक। चूंकि क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 2 टाइम्स कर देते हैं तो 34 into 1 प्लस कार्बन 6 6 2 12 12 into 1, ऑक्सीजन 8 8 2 16 into 1 into 3, इसको आप प्लस कर दो, 34 प्लस 12 प्लस 48 और इसको आप प्लस करके बता दो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 60, मतलब इसका आ गया 84, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आपसे वाटर का मान लो पूछता है H2O का, तो आप बताएंगे कि इसमें कितने अणुभार इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है।
इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 into 1, ऐसे आपको लिख लेना है H into 2 प्लस O into 1। H का 1 into 2 प्लस 8 2 जा 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका 2 टाइम मास के लिए 16 into 1। आपको पहले ही बता चुका हूं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर इनटू 2। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 2 प्लस 16, इसका आ जाता है आपका 18। अब आपको मैं 2-3 लिख दे रहा हूं, आप उसके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, MgSO4, NH4Cl, KCl, NaCl, CaCl2, इन पांचों के आप कमेंट बॉक्स में मॉलिक्यूलर मास को बताइएगा। ठीक है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मास आपको बताना है। संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आया हुआ है आपका 2 नंबर का। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं कुछ चीजें पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए उसको छोड़ते जा रहा हूं। और यहां पे आपका जो अगला पॉइंट है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। आपके पास कोई 2 बॉडी हो जिसके मास, ऑब्जेक्ट हो जिसके मास हो m1 और m2। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके मास है m1 एंड m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मींस आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको आप मिला देंगे और यहां से अगर आप निकालेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको आप हटाएंगे तो यहां पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कहने का मतलब F इज इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, G m1 m2 r स्क्वायर, और जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है G की 6.67 into 10⁻⁻11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये G की वैल्यू होती है। इसको आप याद कर लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि इक्वल फोर्स अप्लाइड बाय बोथ साइड, ठीक है ना, एंड आपका जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, डिफरेंस फोर्स बिटवीन अप्लाइड बोथ साइड। मींस जैसे आप रस्सा कस्सी का खेल खेलते हैं तो उसमें एक साइड में 5 लोग होंगे, साइड में 3 लोग, तो क्या होता है, अनबैलेंसिंग हो जाता है, और जिस साइड 5 लोग होंगे रस्सी उस साइड खींची हुई चली आएगी, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा।